नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है गुड ऑफिशियल में। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह सेल से रिलेटेड है। बायोलॉजी की एक चैप्टर जो साइटोलॉजी, जिसके बारे में हम स्टडी अबाउट सेल यानी कोशिका की अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत संपूर्ण चर्चा करेंगे सेल्स के बारे में और जानेंगे सेल से एक एक बिंदुओं के बारे में। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं आप, या आपके कोई भाई कोई बहन जो 8 में 9th में 10th में हो, उसको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। सेल्स पर एक अच्छी कॉन्सेप्ट बन जाएगी। और बायोलॉजी की शुरुआत ही साइटोलॉजी से होती है। अगर आप साइटोलॉजी को बेहतर से समझ जाएंगे, सेल से एक एक बिंदु को बेहतर से परिचित हो जाएंगे, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस कोशिका की परिभाषा को। सेल्स, कोशिका, सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई? मन में प्रश्न तो आया, क्यों? और साइंस की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको मन में यह प्रश्न आना चाहिए, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों। तो जानते हैं, हमारे शरीर की संरचना की शुरुआत पहले सेल से टिश्यू, टिश्यू से अर्गन, अर्गन से अर्गन सिस्टम, उसके बाद हमारा शरीर का निर्माण होता है। यानी हमारे शरीर की संरचना की, निर्माण की, विकास की क्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? सेल्स से हुई। इसलिए हमने क्या कहा? सेल्स क्रियात्मक इकाई होती है हमारे जीवन की या हमारे सभी सजीवों की। यानी सभी सजीवों की जो संरचना है उसकी निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई? सेल्स से हुई। फिर आपने देखा कि क्रियात्मक इकाई भी तो बोलते हैं। क्या मतलब क्रियात्मक इकाई? मतलब फंक्शनल, मतलब तो सेल्स के अंदर कई सारी फंक्शंस होती है, कई सारी क्रियाएं होती है, कई सारे मेटाबॉलिज्म होता है। सेल्स के अंदर कई सारे द्रव पाए जाते हैं जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांटेंगे जब, तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। थोड़ा बोर्ड का अभाव है, नहीं तो मैं आपको बनाकर दिखाता, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको एक एक बिंदु शीशे की तरह क्लियर हो जाए। बस ये जानिए कि सेल्स जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है, जब आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर जब सेल्स को देखेंगे तो उसके अंदर कई सारे कोशिकांग जैसे राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम जैसे कई कोशिकांग होंगे जिनका अपना अलग अलग कार्य होता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम जो हानिकारक बैक्टीरिया है, जो हानिकारक चीज़ें हैं, उसको निगल जाता है और हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वह ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ये सारी क्रियाएं कहाँ हो रही है? सेल्स के अंदर हो रही है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? सेल्स के अंदर हुई। इसलिए हमने कहा कि सेल्स को क्रियात्मक इकाई होती है। अब शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेल्स की परिभाषा क्या होती है, तो हमारे सभी सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्यों कहलाती है तो शायद अब बता देंगे। अब जानते हैं कि सेल्स की विकास क्रम के बारे में। सेल्स का विकास कब हुआ, ये दुनिया सेल्स के बारे में कब जाने? तो 1665 में रॉबर्ट हुक एक व्यक्ति का नाम है जो वैज्ञानिक है। उन्होंने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर पेड़ के छाले के अंदर देखता है तो उसको सेल्स दिखाई देता है और पूरी दुनिया को बताया कि सेल्स भी कोई चीज़ होती है। उसने सेल्स कोशिका से दुनिया को परिचित कराया। और इसलिए हम कहते हैं कि कोशिका की खोज किसने की? तो
तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। 1665 से पहले यह दुनिया कोशिका के बारे में अनभिज्ञ थी, अनजान थी, नासमझ थी, कोशिका की जानकारी नहीं थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की? आपसे सवाल ये बनेगा कि रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका जीवित था कि मृत था, डेड था? तो डेड कोशिका थी। पेड़ के छाले के अंदर जो कोशिका की खोज किया था, जिस पेड़ के छाले को हम कहते हैं कॉर्क, कॉर्क के अंदर जो कोशिका को देखा था वो कोशिका डेड थी। इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की। यहीं से डायरेक्ट प्रश्न बन जाएंगे कि रॉबर्ट हुक किस कोशिका की खोज किया था? डेड सेल्स की खोज किया था। कहाँ किया था? तो कॉर्क के अंदर किया था। कब किया था? 1665 में किया था। विज्ञान में यही तो मजा है कि कब, कैसे, कहाँ, एक एक पहलुओं को विज्ञान बताता है। फिर देखेंगे कि 1683 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लीवेनहॉक। डच का रहने वाला था लीवेनहॉक, और इन्होंने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर जीवित कोशिका की खोज कर डाली। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने किया। बैक्टीरिया का सेल्स को देखा था उसने। उसने पहली बार दुनिया को बैक्टीरिया के बारे में बताया। दो सवाल लीवेनहॉक से बनता है, वीवीआई सवाल है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने की। और यह भी बताया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की। और पूरी दुनिया को यह भी बताया, आरबीसी से परिचित कराया कि जो हमारे शरीर के अंदर खून है, खून के अंदर जो आरबीसी सेल्स है, उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। यह किसने बताया? लीवेनहॉक ने बताया। लीवेनहॉक से कितना सवाल बन गया? एक तो कोई पूछे कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो डीएनए होगा? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल होता है ना, और न्यूक्लियस के अंदर होता है। या आपसे कोई पूछे आरबीसी के अंदर डीएनए होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है। याद रखिएगा। फिर पूछे कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की। फिर पूछे कोई कि आपसे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने की। अब जानते हैं सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। हमने कहा ना कि सेल्स के अंदर कई सारे कोशिकांग होता है, तो उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, वह रॉबर्ट ब्राउन 1831 में बताया। तो आप सेल्स की विकास क्रम को देख लिए ना, फिर से रिवीजन करा रहे हैं। आपसे कोई पूछे सेल्स की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की। अरे यहीं पर थोड़ा ठहर जाइएगा, लीवेनहॉक का नाम आएगा तो कहिएगा लीवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज किया, आरबीसी की खोज की, और ये बताया कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। लीवेनहॉक बैक्टीरिया की खोज की, और लीवेनहॉक प्रोटोजोआ का भी खोज किया था। प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होता है, उसकी खोज भी लीवेनहॉक ने किया था। आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक रॉबर्ट हुक है, एक रॉबर्ट ब्राउन है। जिसके नाम के बाद ब्राउन लगा होगा वह न्यूक्लियस की खोज किया था 1831 में, लेकिन रॉबर्ट हुक ने 1665 में ही मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, अब जानते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो डायरेक्ट सेल से पूछा जाता है और सबको जानना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे
संसार की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? संसार की सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं? तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। क्या? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये हर किताब में लिखा होगा ऑनलाइन। और कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तब रटते होंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा रटना नहीं है, क्रम से पढ़िए, एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़िए। कि संसार की सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा, संसार की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो हमारा ब्रेन होता है ना, मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के जो सेरिबेलम, तो सेरिबेलम के जो सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल सेल्स, ग्रेन्यूल सेल्स, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे तो पूरा डिटेल में जानेंगे कि सेरिबेलम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब ब्रेन के जो पार्ट के बारे में एक एक डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी विषय से भटक जाएंगे। बस आपसे ये जानिए कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम, सेरिबेलम के जो सेल्स होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल सेल्स। आपसे कोई पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु होता है, ओवा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन की कोशिका होती है। नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो जानेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। तो हमने क्या क्या सीख लिया? सेल्स की परिभाषा के बारे में जान लिया। सेल्स की परिभाषा को देखा तो देखा कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सभी सजीवों की, उसी को हम कोशिका कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये भी देख लिया। हमने देख लिया कि मृत कोशिका की खोज किसने की। हमने ये भी देखा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। हमने ये भी देखा कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। हमने ये भी आपको बतलाया कि सेल्स के अंदर द्रव होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जिसके नाम के अंदर प्लाज्मा लगा हो ना, तो प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, प्रोटोप्लाज्म, इसका मतलब लिक्विड की बात हो रही है। तो सेल्स के अंदर लिक्विड भी होता है। अब हम देखेंगे कि सेल्स कई सारे सजीवों की संरचना, उसकी निर्माण एक सेल से भी होती है। बहुत सारे ऐसे सजीव हैं जिसके शरीर की संरचना एक सेल से हुई है, और अधिकतर सेल्स के शरीर की संरचना, अधिकतर सजीवों की शरीर की संरचना एक से अधिक सेल से हुई है। इसका मतलब सेल्स के संख्या के आधार पर हम सेल्स को डिवीजन कर सकते हैं ना, और कह सकते हैं एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। इसका मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंतर्गत कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है, उसके अंतर्गत यूनिसेलुलर आते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव? नहीं, कुछ सूक्ष्म जीव। जैसे अपने डिफिनेशन पहले देखिए। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय का क्या डिफिनेशन है? ऐसे जीव जिसकी शरीर की संरचना एक सेल से हुई हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसके नाम में ही परिभाषा है। तो पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए। तो जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया एक सेल से मिलकर बनी है, उसकी शरीर की संरचना केवल एक सेल्स के मिलकर बना है। प्रोटोजोआ होती है, उसकी शरीर की संरचना केवल एक सेल से मिलकर बना है। डाइएटम होती है, उसकी संरचना केवल एक सेल से हुई है। आपसे कोई पूछे कि डाइएटम यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर, तो कहिएगा यूनिसेलुलर। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव है। और भी कई सारे होते हैं, आप गूगल कर कर जरूर पूरा लिख लीजिएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, जो परीक्षाएं में पूछी जाती है, वही मैंने बताया। हमें उतना ही ज्ञान रखिए जिससे हमारी काम चल जाए।
अब देखा कि मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, तो ऐसा जीव जिसकी शरीर की निर्माण एक से अधिक कोशिका से हुई है, जैसे हम, जैसे जानवर, कई सारे जीव, सारे मैक्सिमम जीव तो बहुकोशिकीय है ना। आपसे परिभाषा वनडे के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन जब तक आप विषयों को एक एक क्रमबद्ध तरीक़ा से नहीं जानेंगे तब तक आपको वन लाइनर याद नहीं होते हैं, कन्फ्यूज हो जाइएगा हमेशा। और जो 9th-10th में हैं उनके लिए परिभाषा ज़रूरी है, परिभाषा पूछ लिए जाएँगे आपसे, आपको लिखना होता है वहाँ पे। तो आप परिभाषा को सुनकर लिख लीजिएगा, कोशिश कीजिए, या किताब पढ़िए, आप हमसे समझिए और किताब पढ़िए। किताब में तो एक-एक चीज़ दिया गया है। टीचर का मतलब ही होता है कि वो जटिल चीज़ों को सरल माध्यम से आपको समझा दे। और कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे कि यूनिसेलुलर को भी हम 2 भाग में बाँटते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और सेल्स के अंदर जो कोशिकांग होती है जिसको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।